हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए साथियों देखते हैं, कल हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था पॉलिटी में, तो उसमें जो पहला टॉपिक था संविधान सभा और उसका पूरा हिस्ट्री और जो भी उससे जुड़े हुए फैक्ट थे वो हमने देखे थे। आज हम देखेंगे प्रस्तावना। तो उसके बाद जो प्रस्तावना आई थी, जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था वही प्रस्तावना के रूप में आ गया था। तो हम वही देखेंगे कि इसमें क्या है, प्रस्तावना से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं यूपीपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी और जितने भी वनडे और पीसीएस एग्ज़ाम है सभी के लिए। तो इसमें सबसे पहला जो बाद आता है बेरुवारी बाद 1960, जिसमें पहली बार यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ये इसमें मैचिंग में भी आ जाता है। उसके बाद 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? और ये बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक है और इसमें 13 न्यायाधीशों की पीठ थी, जिसमें सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस समय वो थे AK सीकरी साहब। और जो प्रस्तावना है वो क्या होती है, ये बोला उन्होंने कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। जो डिसीजन आया प्रस्तावना में उसी तरह संशोधन किया जा सकता है जिस तरह बाकी संविधान में। तो उन्होंने इस तरह से बताया कि संविधान, उन्होंने जो बेरुवारी बाद 1960 में कहा गया था कि सुप्रीम प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है, वही उसी का जो फाइनल डिसीजन आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, उसमें उन्होंने कहा कि प्रस्तावना में उसी तरह संशोधन किया जा सकता है जिस तरह बाकी संविधान में। तो फिर यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। और इसमें 3 संशोधन भी किए गए थे, वो क्या थे आगे देखेंगे। उसके बाद जो अगला वाद आता है वो SR बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, जो कि प्रस्तावना पे लास्ट बात था। उसके बाद अभी करंट अफेयर्स में भी एक बात आया है, वो हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के पोर्शन में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है। ये किस बात में कहा? SR मुंबई 1994 में, कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की आधारभूत संरचना, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। उसके बाद प्रस्तावना क्या है, अब हम ये देखेंगे प्रस्तावना आखिरकार है क्या, जिसका हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं वो आखिर क्या है। तो प्रस्तावना वह दस्तावेज है जिसको देखने से 3 बातें स्पष्ट होती हैं। जब से अगर हमें पूरे संविधान को जानना है तो हम क्या करेंगे, पूरा संविधान नहीं पढ़ेंगे, केवल उसकी प्रस्तावना अगर हम पढ़ लेंगे तो उसका क्या है मतलब, संविधान का क्या उद्देश्य है, क्या उसका मतलब है, वो हमें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी किसे देखने से, मात्र प्रस्तावना को देखने से। तो इससे 3 बातें स्पष्ट होती हैं। जो कानून हैं उनके उद्देश्य क्या है, जो भी इसमें कानून हैं उनके क्या उद्देश्य रखे गए हैं, और जो कानून है या संविधान है उसका विस्तार कहाँ तक है, मतलब इसमें कहाँ तक विस्तार कर सकते हैं। उसके बाद जो कानून है या जो संविधान है उसके लागू होने की तिथि कहाँ है, तो वो भी कहाँ है, प्रस्तावना में ही है। भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं, ये भी हमें किसे देखने से पता चल जाता है कि भारत का जो संविधान है उसका सोर्स क्या है। तो वो हमें कहाँ से पता चलता है, वो भी प्रस्तावना से पता चलता है, क्योंकि लिखा है हम भारत के लोग, मतलब कि इसका अर्थ क्या हुआ कि भारतीय संविधान का स्रोत कौन है, जनता है। तो इसका ये मतलब हुआ। उसके बाद भारत में सुप्रीम कौन है, तो इसका अर्थ क्या है, भारत में जनता सर्वोच्च है, जनता से ऊंचा कोई भी नहीं है, क्योंकि हम क्या है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जी रहे हैं। तो यही प्रस्तावना को देखने से हमें पता चलता है कि क्या है इसका मतलब। उसके बाद लोकतंत्रात्मक, इसमें एक शब्द हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक, तो ये वही लोकतंत्रात्मक है, इसका मतलब क्या है ये पूछा जाता है। अब्राहम लिंकन जी ने कहा था कि जनता का जनता द्वारा बनाया गया शासन, इसे बोलते हैं लोकतंत्र। तो भारत में क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, भारत में कौन सा है ये भी हम देखेंगे। तो लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। तो गणतंत्र, एक तो लोकतंत्र का मतलब है प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। भारत में कैसा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष रूप से। तो यहाँ पे हम गणतंत्र का मतलब, उसके बाद लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, तो गणतंत्र का मतलब होता है जिसका सर्वोच्च पदाधिकारी निर्वाचित हो। तो इस तरह की जो हमारे वर्ड है इनका हमें मतलब जरूर पता, क्योंकि क्वेश्चन PCS में यही पूछ देता है कि गणतंत्र क्या क्या मतलब है। तो गणतंत्र का क्या मतलब है, सर्वोच्च पदाधिकारी जिसका निर्वाचित हो, मतलब भारत का जो सर्वोच्च पदाधिकारी वो कौन है, राष्ट्रपति, और वो क्या होता है, उसका चुनाव होता है, निर्वाचित किया जाता है, ना कि मतलब कि
वो वंशानुगत नहीं है पद। जैसे ब्रिटेन में इसके विपरीत है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो राजा रानी होता है वही वहाँ पे सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, तो वहाँ पे क्या है, गणतंत्र नहीं है। तो ये भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उसके बाद पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, हमारी जो सरकार है उसका कोई धर्म नहीं है। ये सारे शब्द लिखे हैं प्रस्तावना में, यही चीज़ प्रस्तावना से क्वेश्चन बनाती है। पंथ निरपेक्ष, सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देती है, मतलब हमारी सरकार का कोई धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये हुआ। समाजवाद, निजी संपत्ति का अस्तित्व नहीं होगा। समाजवाद का मतलब क्या है, निजी संपत्ति नहीं, मतलब जो सरकारी संपत्ति है उसी को माना जाता है। निजी संपत्ति का जो अधिकार भी था वो भी समाप्त किया गया था, वो भी हम देखेंगे जैसे जैसे इसका आगे विस्तार पढ़ेंगे। और उद्देश्य, संविधान के उद्देश्य क्या है, ये बात कहाँ लिखी है, ये भी प्रस्तावना में है। उद्देश्यों का उल्लेख है प्रस्तावना में ही। तो और प्रस्तावना में क्या है, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रस्तावना में न्याय कौन से हैं, तो उसमें ऑप्शन दे देगा 4 और पूछेगा कौन कौन से न्याय हैं। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। तो जो प्रस्तावना है उसमें कितने न्याय हैं, 3 न्याय हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पीसीएस में पूछा गया है। अनुच्छेद 38 में भी इसका उल्लेख है, दोनों जगह पे है, मतलब प्रस्तावना में भी ये तीनों न्याय हैं और अनुच्छेद 38 में भी है, जो कि नीति निर्देशक तत्व है मेरे। उसके बाद स्वतंत्रताएं, स्वतंत्रताएं पूछी जाती हैं कितनी हैं संविधान में। तो संविधान का मतलब कहाँ, ये स्वतंत्रताएं कहाँ पे हैं, ये लिखी हैं प्रस्तावना में। तो ये प्रस्तावना में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं मेरी 5 हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, और ये अनुच्छेद 19 में भी है। तो ये चीज़ पूछी जाती है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में कितनी स्वतंत्रताएँ हैं। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा ये पूछेगा कि जो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो कहाँ उल्लेखित हैं, तो प्रस्तावना में और अनुच्छेद 19 दोनों में उल्लेखित है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद समानता और बंधुत्व। तो समानता का मतलब क्या होता है, जहाँ अवसर की समता या अवसर की समानता। तो ये अनुच्छेद 16 में भी है और ये प्रस्तावना में भी है। तो इस चीज़ को भी मुझे ध्यान रखना है कि एक एक चीज़ें 2-2 जगह पे हैं और उसका किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। और बंधुत्व, प्रस्तावना और मूल कर्तव्य भी हैं। तो बंधुत्व जो है वो प्रस्तावना और मूल कर्तव्य दोनों में लिखी है। तो ये बंधुत्व जो है, ये देखो समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों शब्द कहाँ से लिए गए हैं, तो ये फ्रांस की क्रांति के नारे थे जो कि हमारी प्रस्तावना में लिए गए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे प्रस्तावना से। संविधान के लागू होने की तिथि कहाँ पे उल्लेखित है, तो ये भी प्रस्तावना में उल्लेखित है। 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ था, तो और 26 जनवरी 1950 पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ पे लिखी हैं, ये लिखी हैं अनुच्छेद 394 में। स्पष्ट लिखा है, अनुच्छेद 394 में ये लिखा था कि जो हमारा संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू होगा और शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। ये चीज़ लिखी थी अनुच्छेद 394 में। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। लागू होने की तिथि ये जो लिखी है वो कहाँ पे लिखी है, प्रस्तावना में। और प्रस्तावना में क्या लिखा है, प्रस्तावना में लिखा गया है कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आज हम इस तिथि को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इनका क्या मतलब, अंगीकृत अडॉप्ट, अधिनियमित इनेक्टमेंट और आत्मार्पित स्वयं को सौंपते हैं। तो संविधान को हम स्वीकार करते हैं, अंगीकृत हो गया। अधिनियमित, आज से संविधान को लागू करते हैं और संविधान को स्वयं को सौंपते हैं। ये चीज़ भी लिखी है कहाँ पे, प्रस्तावना में। और प्रस्तावना से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत शब्द प्रस्तावना में कितनी बार आया है, तो भारत शब्द जो प्रस्तावना में है 2 बार आया है। और ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसमें प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है, तो वो कहाँ हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और इसमें इस संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए हैं, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। तो इन 3 शब्द जोड़े गए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि 42वें संविधान 1976 में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं, ये भी पूछता है, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। इस पे कुछ लोगों ने कहा है कि जो भी हमारे संविधान सभा के सदस्य थे या जो भी पूर्वज थे, उन्होंने क्या कहा था, हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। किसने कहा था, ठाकुरदास भारद्वाज जी ने। तो ये कोटेशन भी पूछ दिए जाते हैं कि ये बात किसने कही थी। तो हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रस्तावना है, ये किसने कहा था,
ठाकुरदास भार्गव जी ने। और क्या कहा था, प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। ये बात भी किसने कही थी, ठाकुरदास भार्गव जी ने। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं कि हमारी प्रस्तावना हमारी भारतीय संविधान की आत्मा, ये किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इस तरह क्वेश्चन बनने अगला है प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष वो सदस्य थे के मुंशी जी, उन्होंने क्या कहा था, प्रस्तावना भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन याद रखने हैं। प्रस्तावना छोटा सा टॉपिक था, तो हम समझते हैं ये आपको समझ में आ गया है। और इससे पहले वाला जो टॉपिक है संविधान सभा, उसे आप जरूर देखिएगा। उसके बाद इसे देखोगे तो सीरियल में समझ में आएगा। इसके बाद हम भारत के राज्य क्षेत्र करवाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हम पूरा पॉलिटी इसी चैनल पे एक एक नोट्स की तरह से आपको लिखवाएंगे और याद करवाएंगे। थैंक यू।